सो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ क्या है? सबसे पहली एप्लीकेशन हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर having linear charge density lambda. So lambda is area charge density. We have infinitely long straight wire. ये मैंने इसका कुछ पोर्शन ड्रा कर दिया. इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज है. सो हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. सेम चीज़ हम ऑलरेडी कूलम्स लॉ की कर चुके हैं. इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर उसमें हमारे पास इसका आंसर आया था इक्वल टू लैम्प बाई एप्सिलॉन नॉट. फिर r इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट. यहाँ हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर. दिस वायर स्टार्ट्स फ्रॉम गोज टू प्लस इन. अब हमें गॉस लॉ से निकालनी है. सो गॉस लॉ की दो स्टेप्स में निकल आती है. कुछ इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता. तो वी हैव टू इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. अब वो ऐसा होगा. सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ओवर द वायर. इसकी लेंथ एल है. इसका एरिया ये वाला ए है. ये भी ए है, ये भी ए है. सो सबसे पहले हम ये करें. स्टेप 1 है ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस taking the axis on wire. सो सिलेंडर का जो एक्सिस है हमारा वो वायर के ऊपर है. एंड दिस सरफेस मस्ट पासिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन पॉइंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी भी एप्लीकेशन करेंगे हम किस तरह का एक हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, उसमें से टोटल फ्लक्स निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. तो हमें हमेशा इसको ड्रॉ करना पड़ता है और इसकी शेप डिपेंड करती है चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर. अगर इस तरह से सिलेंड्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे फायर भी एक सिलेंडर ही होता है ना. तो चार्ज हमारा इस तरह से लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारा जो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगा. अगर चार्ज हमारा इस तरह का सफेक्टल है, मान लो पॉइंट चार्ज, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि या तो हमें थीटा प्लस कैलकुलेट करते टाइम तो मिले या 180 डिग्री मिले, उसको सॉल्व करना आसान होगा, या 90 मिले. तो ये सरफेस कुछ इस तरह का होता है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अलोंग हो, या एंटी पैरेलल हो. पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, या परपेंडिकुलर हो. एक केस हम चाहते हैं. अब इस केस में हमें पता पॉइंट चार्ज इसकी ट्रीटमेंट ऐसे होती है. सो जब मैं सरफेस बनाऊंगा इसका एरिया मैं हर कैसे का हर पॉइंट पे मुझे 0 डिग्री एंगल मिलेगा. केस में एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ देखो, यहाँ ये वायर है ऐसे पड़ी हुई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है आर की तरफ. हम ऑलरेडी ये कूल लॉ से निकाल चुके हैं. हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है और इन लाइन्स हर नीचे भी इलेक्ट्रिक लाइन्स चारों तरफ. जैसे ये मेरे पास ये मार्कर है ना, ये उस वायर की तरह ही है. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? पॉजिटिव चार्ज दे दूंगा तो रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ. सो अगर मैं एक सिलेंडर यहाँ इमेजिन करूंगा तो सिलेंडर के कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर भी बाहर ही बनेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री एंगल रहेगा. उसको सॉल्व करना आसान रहेगा. कॉस तीनों पुट कर देंगे. इस सरफेस की ये बात करूंगा अगर मैं, तो इसका एरिया वेक्टर कितना रहेगा? ऐसे रहेगा. इसका एरिया वेक्टर कितना रहेगा? ऐसे रहेगा. तो यहाँ भी मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, ये 90 डिग्री. यहाँ भी मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. तो इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं. सो इट मस्ट पास थ्रू ऑब्जर्वेशन पॉइंट. पासिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन पॉइंट ई एट डिस्टेंस आर
फ्रॉम वायर। ये ना मैंने पी ये लिखा है कि वो वायर से डिस्टेंस आ गया है, वो हमने माना। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो वी विल कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट्री एरिया हेयर विच इज टी एस वेक्टर। यहाँ पर टी एस टू वेक्टर, यहाँ पे टी एफ थ्री, इसको टी एफ वन मान लेते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। उसके बाद इसमें से फ्लक्स लिख देना सीधा ही। तो द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर बाय गॉस लॉ। कैसे लिखेंगे? गॉस लॉ का अप्लाई करना है तो गॉस लॉ की हेल्प से लिखेंगे तो वो कितना आएगा? देखो फ्लक्स का फॉर्म लिखना है, ई और टी एस। यह वही फाई है जिसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस रिलेशन। तो मैं ऐसे अगर मुझे फाई ही निकालना है फिर लिखने की जरूरत नहीं है एस फॉर्म, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है क्योंकि हमारी डेरिवेशन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो फ्लक्स का ये राइटर लगा दिया मैंने, और इधर क्या होता है? गॉस लॉ आंसर। तो मैंने अभी सिर्फ गॉस लॉ लिखा है। इस सर्कल का मतलब है कि ये क्लोज सरफेस के लिए लिखा। ये सिलेंडर हमारा बंद है, यहाँ ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ ढक्कन लगा हुआ है और चारों तरफ से बंद है। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ई डॉट फोर सरफेस, तो ये हमारा सरफेस कर्व्ड वाला है। इस वन यहाँ लिखा है कर्व्ड वाला सरफेस प्लस सरफेस टू ई डॉट ई एस, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, तो सरफेस टू ये वाला है। सरफेस थ्री एस थ्री डॉट ई एस थ्री। तो इस क्लोज सरफेस इंटेग्रल को 3 ओपन इंटेग्रल्स की फॉर्म पे लिखा जा सकता है। इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। अब इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है वो कैसे निकलेगा? इस फॉर्म से निकलेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से इसको। लैम्डा इज चार्ज पर लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मुझे क्यू निकालना है, सो क्यू विल बी 12। तो चार्ज इनक्लोज है लेंथ 12। अगर मैं इसकी लेंथ को बड़ा कर दूं उतना ज़्यादा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो क्यू इज हियर, क्यू इनक्लोज मतलब चार्ज जो इस सिलेंडर के अंदर अंदर है, सिर्फ ये वाला चार्ज। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा को विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है वो पता। सो क्यू इनक्लोज इज लैम्डा, नीचे वही आएगा। यहाँ डॉट प्रोडक्ट खोल लेंगे आप। टी एस वन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, टी एस वन की सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ बचेगा ई डी एस वन कॉस 0 डिग्री प्लस एस सरफेस थी, एरिया वेक्टर डी एस टू उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, एंगल 90 डिग्री कॉस 90 प्लस टी एस थ्री के लिए भी सेम सिचुएशन है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, वैसे ऊपर नहीं है चारों तरफ, बट मैंने एक ही जगह बनाई है जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ऐसे बाहर भी अगर हो इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी आएगा 90 ही रहेगा। सो उसकी डिवीजन 0, तो ये 0, ये इंटीग्रल 0, इधर लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। cos 1 ई निकालना है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि इस पूरे सरफेस पर ई कांस्टेंट है। ई बाहर आ गया, ds1 की इंटीग्रेशन यहाँ चाहिए, और वो क्या है? ds1 किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ दिस कर्व सरफेस। सो इस पूरे कर्व सरफेस का एरिया क्या है? दैट इज 2 पाई आर एल। 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस इनटू एल इज द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पुट लिस्ट है 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। एल से एल कैंसिल हो जाएगा और हमारा काम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट ए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से 2 पाई आर नीचे चला गया और ये आंसर आ। अब एक्चुअल में मैंने इसको आपको समझाया है डेरिवेशन की तरह, इसलिए इतना लंबा नजर आ रहा है। एक्चुअल में ये एक स्टेप में हो चुका है। देखिए मैंने डायग्राम देखा, मुझे पता चल गया कि भाई इसका फ्लक्स 0, इसका फ्लक्स 0, सिर्फ ईडीएस इस पे लगाना है। तो मैं सीधा ये लिखता, ईडीएस की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ गया, डीएस मुझे 2 पाई बताता है, लैम्डा एल पे इतना सा ही है ये बेसिकली, पर इतना लंबा नजर आ रहा है क्योंकि एज ए डेरिवेशन जब करेंगे एग्जाम
तो ये सारा कुछ बताना पड़ता है कि यहाँ एंगल इतना, यहाँ 0, यहाँ 90, सब बताना पड़ता है इसलिए। यार इधर भी लिखेंगे हम DS2 एंड DS3 आर परपेंडिकुलर टू ई। ये रीजन है इस चीज का जो मैंने रोज एक्सक्लूड करी। चलिए इसको नोट डाउन करिए एज ए डेरिवेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्टेट वायर, इनफाइनाइट स्टेट वायर यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की यही एप्लीकेशन है कि इट इज यूज्ड टू सॉल्व इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस वेरी सिंपली। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, कोई देखो हमने कोई एंगल नहीं बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके। वह पहले कंपोनेंट बना के कर रहे थे इंटीग्रेशन, कूलम्स लॉ जब लगाते थे, सीली रिजल्ट वही है हमारे पास। बट इतना इसमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, सो दैट वी कैन फाइंड एंगल्स बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एच वेक्टर। एग्जाम में जब ये करके आनी है ना डेरिवेशन, ध्यान रखना है जिसको DS1 बोल रहा है उसका एंगल इज 0 पुट करना वहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको लिखना पड़ेगा बहुत सारा कुछ। ये 0 डिग्री कहाँ वहाँ पुट करना है, 0 कहाँ पुट करना है, सब ध्यान रखना चीज़ें। तो ये हमारा रिजल्ट आया जो, इसको दोबारा से लिखेंगे, डायरेक्शंस भी बना देते हैं फाइनली। इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी है, ग्राफ भी बना देते हैं इसका फिर से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एमिरोड इसका सेम रहेगा। डायरेक्शन इसकी दो केसेस हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इट इज टू फोर्स द वायर एट एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तब फोर्स द वायर होगी। ये थीटी के अंदर है, यहाँ से भी एरोज दाएं से भी है, से भी रेडियली इनवर्ड। सो ये इलेक्ट्रिक आई कैप या आर कैप, बिकॉज आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम, यस, ये पॉइंट है, आर इधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट इन साइड आर का। और नेगेटिव चार्ज के लिए मैं ऑलरेडी चुका हूँ। पॉजिटिव चार्ज तो इस तरह से इन्फानाइट पे वायर इन्फानाइट है, ठीक है। इन्फानाइट वायर का मतलब क्या होता है ये भी अभी को। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आर की तरफ है, जिधर हम आर लेते हैं आर वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, तो उस केस में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लिखना है। ये सारे रिजल्ट्स ना काम आते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बनाना है वायर के लिए। सो ये ऐसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे जैसे हम वायर से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। 3D में देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न तो ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज के लिए दिखा रहा हूँ। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक बोलते हैं ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक बोलते हैं। ये मैंने जस्ट बनाने के लिए बनाया, अदरवाइज ऐसा सिलेंडर होता नहीं, नजर नहीं आता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड रहती है हर जगह पे, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम वायर। अब इंफ्रारेड वायर क्या होती है ये भी समझ लो। अगर मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है वायर का, अभी देखने में तो ये फाइनाइट लेंथ है, हम दूर से देख रहे हैं हमें पता तो सी कुछ नहीं, लेकिन जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके बिल्कुल पास हो जाए तो उस केस में ये जो आर है बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ से अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये तो इंफिनिटी तक है, जैसे दीवार के पास आ जाओ बिल्कुल है, तो मुझे इसके एचेस नजर नहीं आएंगे, मेरे लिए इन्फाइनाइट शीट बन जाएगी ये वायर, ये बॉल जो है। सिमिलरली व्हेन ऑब्जर्वेशन इज वेरी क्लोज टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तब जो रिजल्ट्स होते हैं हमारे इन्फाइनाइट वायर वाले यूज होते हैं। वैसे इन्फाइनाइट वायर आप बना थोड़ी सकते हो इन रियलिटी, आप नहीं बना सकते, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास भी इस तरह से डिक्रीज होती है, जैसे इतने हम आर बढ़ाते हैं दूर करते हैं वायर से, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाती है। सो ये ग्राफिकल क्रिएशन लो इसके, ये सब रिजल्ट्स आपके यूज होने हैं प्रॉब्लम। चलिए ये लिख लो बस, फिर आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश है। हमने गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करती है।
यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा इज टोटल चार्ज ऑन द शीट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द शीट। दिस इज फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो बच्चों इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैंने बताया था, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये हमारा कुछ शीट का पोर्शन है, हाँ, इट हैज सम पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, ये इस तरह से पड़ी हुई है शीट परपेंडिकुलर टू ब्लैक बोर्ड, मैंने ऐसे बनाई है। सो इस केस में अब हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी। ऑप्शन पॉइंट को हम इस पीछे भी ले सकते हैं, दोनों तरफ आंसर सेम आए। मैंने आगे ले लिया, वो सेम आंसर इधर भी आएगा। ठीक, अब पता इस पॉइंट पी पर इट इज वेरी क्लोज टू द शीट, इसका डिस्टेंस अभी गिवन नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस गिवन होगा भी नहीं क्योंकि इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट के केस में आप यहाँ पर पॉइंट लोगे, आपको शीट बहुत बड़ी नजर आएगी, या यू कैन से दैट पॉइंट पी इज वेरी क्लोज टू शीट, दैट इट बिहेव्स लाइक इनफाइनाइट शीट। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहला स्टेप जैसे उस दिन हमने करा था वो क्या है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। सो गॉसियन सरफेस कैसा होता है ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पर इस तरह का एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो शीट को क्रॉस करके जा रहा है। हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो शीट को क्रॉस करके जाएगा, ऐसे काट के जा रहा है, और बाकी पोर्शन आपको इधर नजर आ जाए। अब ड्यूटी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सो पॉजिटिव चार्ज की कैसे होती है? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। सो इस पी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ बढ़ेगी। ये हमें शीट के चार्ज को देख के पता चलता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस। हाँ, पॉइंट से इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे बाहर आएगा जो हमें फाइंड करना। ठीक है, ये है हमारा काम। अब इसको फाइंड करने के लिए हम गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ लगाने का मतलब है कि ये जो सिलेंडर हमने क्लोज्ड सरफेस बनाया है इसमें से टोटल फ्लक्स लिखो कितना है। अगर मैं इसकी जगह, सिलेंडर की जगह एक बॉक्स भी ले लेता शीट के जैसा, तब भी आंसर सेम आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को हमने सिलेंडर लिया है। अब इसका जो कॉम सरफेस एरिया है वो कैसे बनेगा? तीन एरिया है यहाँ पर भी, जैसे मैंने कल बताया था। एक ये वाला कॉम सरफेस एरिया का स्मॉल एरिया वेक्टर दिया टी एस फैक्टर, जो ऐसे ऊपर बन सकता है, बाहर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, अंदर की तरफ भी बना सकते हो, पूरा रेडियली कहीं पर भी बना सकते हो। ये एक हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया का छोटा सा पार्ट, स्मॉल एलिमेंट ऑन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दूसरा यहाँ पर इसको बोल देंगे डी एस टू, द स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन द फर्स्ट फ्लैट सरफेस। तीसरा यहाँ बना दो इस तरफ, इसको बोलेंगे डी एस थ्री, द कर्व्ड द सरफेस एरिया, द स्मॉल सरफेस एरिया ऑन द थर्ड पार्ट, थर्ड फ्लैट। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं इस तरफ की बात करूँ तो इधर भी हमारे पास सेम सिचुएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज की लाइंस हमेशा उससे अवे इस तरह से बनाई जाती है। सो ये जो शीट होती है ना, पॉजिटिव शीट, ऐसे अगर इसको बना लो, इसको वायर भी समझना, शीट समझना, ऐसे बनी हुई है परपेंडिकुलर टू शीट, बट तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर की तरफ होती है। बट कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऐसे नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू शीट, मेटालिक शीट, एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर इन दोनों एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, इस सरफेस से बाहर निकलेगी। तो इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए फ्लक्स पॉजिटिव होगा, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। ये जो सरफेस है कर्व्ड वाला पार्ट, उसके अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह, उसके लिए फ्लक्स जीरो होगा किसी फील्ड पर। तो हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम कॉस लॉ लिखते हैं। अब इस केस में हमारे पास थ्री सरफेसेस हैं, दो इस तरह के फ्लैट सरफेसेस और एक कर्व सरफेस। सो लेट अस ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस with its axis perpendicular to sheet having area of cross section कैपिटल ए। तो ये जब टोटल एरिया है वो कैपिटल ए है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। नाउ पाई कॉस लॉ क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फील्ड या दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। ये हमारे गॉस लॉ की स्टेटमेंट है, बार बार लिख रहा हूँ, इसको याद कर लो। जब भी गॉस लॉ लगाना है सबसे पहले यही फॉर्मूला लिखना होता है। अब इसको खोल देंगे, ये भी 3 ओपन सरफेसेस का मिलके बनेगा। एक हमारा एस वन ये कर्व वाला माना हुआ है जहाँ मैंने डी एस मान लिखा, उसके ई और डी एस में एक 90 डिग्री का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डीएस इधर है, सो 90 डिग्री आएगा एस वन के लिए। एस टू सरफेस ये है हमारा फ्लैट वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है, इसका एरिया वेक्टर। इनमें एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। प्लस इसके लिए भी, इस फ्लैट सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, डी एस सी भी बाहर, तो उसके लिए भी हमारे पास कॉस 0 डिग्री आएगा। यहाँ 3 लगा लिया, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 1 लगा लिया, तीनों सरफेसेस हमने डिपिक्ट कर दिए, वहाँ एरियाज एंगल्स बता दिए। चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, देखो इसके अंदर यहाँ पर सिलेंडर का जो पोर्शन शीट को काट के निकल रहा है उसके अंदर का चार्ज इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इनफाइनाइट शीट है, बट हम फ्लक्स किस में से निकाल रहे हैं, सिलेंडर में से। सो हमें कोई चार्ज चाहिए जो सिलेंडर के अंदर बंद है। इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज बंद है वो इस गोले के ऊपर जो चार्ज डिपॉजिटेड है वो होगा। तो उसको कैसे लिखा जाता है, सिग्मा इंटू एरिया। चार्ज निकालना है, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया कैपिटल ए माना हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय एप्सिलॉन। सो ये टर्म 0 हो जाएगी, कॉस 90 0। इस टर्म में से ई बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया ds2 बचेगा, उसकी इंटीग्रेशन यहाँ से बाहर आ जाएगा, सरफेस एरिया ds3 बचेगा, उसकी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ हो गया cos 0। ds2 इज द स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ऑन दिस फ्लैट सर्फेस। इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा विच इज ए। तो ई के पैसे ही आएगा, ये इंटीग्रेशन जो है वो कैपिटल ए के बराबर आएगा। इंटीग्रेशन का मतलब सर्कल का एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हमें छोटे छोटे जितने डीएस हैं उनको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद हम टोटल एरिया ही मिलेगा ना सर्कल का, तो वो टोटल एरिया ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर भी वैसे ही ई इंटू इसका एरिया, वो भी ए माना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, यहाँ भी ए आएगा, और यहाँ सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन। तो 2a इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल या ई हमें निकालना है, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर 15। ये हमारा रिजल्ट। अब मैं सिर्फ इसका पे रोट कर रहा हूँ, डायरेक्शन भी बताता हूँ। अगर हमारा पॉइंट पी इधर है, अब शीट को ऐसे बना रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड। पॉइंट पी अगर यहाँ है तो इस पॉइंट पर टेक्निकल इधर बनेगी सन पॉइंट के लिए। सो के लिए ऐसे लिखेंगे सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप। अगर इधर एक्स आई कैप यूनिट वेक्टर लॉग एक्स। अगर मैं पॉइंट यहाँ मान लूँ P2 पॉइंट, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसके लिए लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई नॉट सेम आएगा बट डायरेक्शन इज माइनस आई का। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें कहीं पर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट नहीं आ रहा। यहाँ पर मैंने बताया ही नहीं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि पहले लिख लिया कि पॉइंट पी इज वेरी क्लोज टू द शीट, सो डिस्टेंस मैटर नहीं करता इनफाइनाइट शीट के लिए। ये जो आंसर आ रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट नंबर है, इट इज अ यूनिफॉर्म फील्ड। अगर हमारी फील्ड डिस्टेंस एक्स वाई जेड या आर पे डिपेंड ना करे तो इट इज़ यूनिफॉर्म फील्ड। तो शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। इसका रिजल्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आर आप डिस्टेंस मान भी लो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कहीं पर देख लो आपने आर आया ही नहीं कहीं पर। सो लेंथ ऑफ सिलेंडर डजंट मैटर, क्योंकि ये इंफ्रारेड शीट है। जितना आप पॉइंट लेके चले जाओगे हम मानेंगे उतना ज़्यादा एरिया जो है वो कवर कर। सो ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 ये आएगी, इसको मैं इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूँ पॉजिटिव साइन के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आएगी, यहाँ हेडिंग दे देना कि डायरेक्शन कैसे लिखनी है। डायरेक्शन में ये डायग्राम ना, और ये छोटी सी डेरिवेशन है यहाँ तक, लिखो इसको। एक और चीज़ नोट कर लो, अब यहाँ पर ये भी सोचा जा सकता था कि भाई ये जो गॉसियन सरफेस है वो इस तरह का क्यों नहीं बनाया गया, ऐसे सिलेंडर की जगह हम ऐसा भी तो बना सकते थे ना, बड़ा सा यहाँ शीट में से निकल रहा होता। उसके लिए ना 6 सरफेस हो जाते हैं हमारे पास। हम इस बार सिर्फ एक ही कर्व के सरफेस के लिए लिख रहे हैं DS1, फिर आप इसके लिए भी लिखते हैं, इस फ्रंट के लिए तो इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं है हमें। इंटीग्रेशन तो आंसर तो 0 ही आना है क्योंकि हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो हम उस हिसाब से क्वेश्चन सरफेस सेलेक्ट करते हैं जो हमारी कैलकुलेशंस को आसान करे। इसलिए क्यूबॉइड इमेजिन करने की बजाय हमने सिलेंडर इमेजिन कर लिया।
आंसर वही रहेगा क्योंकि हमें पता है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो ये इसलिए सिलेंड्रिकल सर्फेस किया था। इसको कर लो कंप्लीट कॉपी पे। छोटी सी डेरिवेशन है, इतनी सी, ये डायरेक्ट आ जाती पेपर में। इसके फिर अपनी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके बाद। सो डायरेक्शन में आगे ऐड करेंगे अगर हमारे पास नेगेटिव शीट हो। ये पॉजिटिव शीट के लिए डायग्राम बनाया मैंने। इफ वी हैव ए नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज तो डायरेक्शन आपको पता है इनवर्ट बनेगी टुवर्ड्स द शीट। ये हमारे पास एक शीट है जो नेगेटिवली चार्ज है। लग वायर जैसी रही है ये, लेकिन हम शीट के अंदर लिख रहे हैं, ये ऐसे पड़ी हुई है। सामने से देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन सी नजर आएगी। तो मैं बोल रहा हूँ ये शीट है, इसलिए ये शीट है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अगर पॉइंट P1 राइट साइड पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द शीट बनानी है अगर नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉइंट यहाँ पर है उधर बनेगी। इससे ऑपोजिट है। इस कैसे है? पॉइंट P लेफ्ट साइड पे है तो आउटवर्ड बाहर की तरफ अवे फ्रॉम द शीट, यहाँ टुवर्ड्स द शीट। हर जगह पर कहीं पर पॉइंट ले लो ऐसे। सो इस केस में हमारे पास जो एरोज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स होते हैं टुवर्ड्स द शीट बनते हैं। डायरेक्शन में दूसरा पॉइंट लिखो फॉर नेगेटिव शीट। आंसर सेम आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इस केस में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट is uniform, that is constant near the sheet. Everywhere it is constant, infinite बोल दिया तो सो आंसर इसका है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट दिस रिजल्ट इज फॉर थिन शीट। थिन शीट का मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ शीट, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। अभी हम डबल लेयर की भी बात करेंगे, थिक शीट बोलेंगे उसको। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इट इज कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहाँ कहीं पर कि स्मॉल आर या एक्स या वाई या जेड नहीं आ रहा। दूसरा, तो अगर आप डिस्टेंस के साथ इसका ग्राफ बनाएं, आपको बोला जाए आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शीट और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये कहाँ कट करेगा? 6/2 एप्सिलॉन, कांस्टेंट है। थिक शीट के केस पे क्या होगा? डायरेक्शन के बाद ये पॉइंट्स लिखने हैं दोनों। थर्ड पॉइंट, फॉर थिक शीट ऑफ चार्ज। ये कौन सी होती है थिक शीट? इसको हम डबल लेयर भी बोल सकते हैं। थिक शीट ऐसी होती है लेयर, तो एक लेयर आगे है चार्ज की यहाँ पर राइट साइड वाली तरफ, और एक लेयर इधर है, वो मैं यहाँ ऐसे प्लस लगाते दिखा रहा हूँ आपको। दो लेयर्स है इधर, थिक है। ये बेसिकली ना हमारे पास मेटल शीट हो सकती है। सो मेटल शीट है, उसको चार्ज तो वो सारा चार्ज उसके सरफेसिस पे आ जाता है। तो हम दो लेयर्स बन जाएंगी। वैसे यहाँ पर भी आएगा चार्ज, ऊपर भी बड़ी इन्फानाइट है इसलिए इसको छोड़ दिया।
तो इस केस में जब आप ऐसे सिलेंडर बनाओगे, गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सरफेस ना, दोबारा बनाना पड़ेगा। ऐसे मैंने क्वेश्चन सरफेस बनाया, तो वो क्या होगा, इस पर कट करके निकलेगा ये शीट को। यहाँ पर भी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा जिसके अंदर चार्ज रहेगा, इस सरफेस पर भी बनेगा और इस सरफेस पर भी बनेगा। तो उस केस में हमारे पास जो अभी इंडिकेशन हम लिख रहे थे, इधर तो हमारे पास आ गया था 2EA, लेकिन इस साइड पर जो सिग्मा साइलेंट लिखा था लास्ट केस में, टोटल चार्जिंग क्लोज, उसमें हमने एक बार एरिया लिखा था क्योंकि उस केस में एक ही एरिया था। लेकिन अब हमारे पास डबल एरिया है, A+A लिख दो या 2 सिग्मा ए लिख दो यार, क्योंकि अब ये सिलेंडर इस शीट को दो पार्ट्स पर वो जगह कट करके निकलेगा, क्रॉस करके निकलेगा। ये वाला चार्ज इनक्लोज्ड है सिग 2 में, और ये वाला चार्ज इनक्लोज्ड भी सिग्मा इन 2 में, दोनों ऐड होके 2 सिग्मा। तो 2 से 2 का कैंसिल होता है, ए से ए कैंसिल होता है। थिक शीट का ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही आप याद कर सकते हो। जब 2 लेयर्स होंगी तो नीचे 2 नहीं आएगा, उसकी डबल होगी फिर। ये थर्ड पॉइंट है, ये कई बार अलग से पूछ लिया जाता है, तो आपको समझ होनी चाहिए कि इस केस में ये रिजल्ट आता है। लिख लो। तो फील्ड यूनिफॉर्म होती है, याद रखना। इट इज गिवन एज ए 2 कप साइलेंट नॉट फॉर ए सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। पॉजिटिव की हमेशा अवे फ्रॉम द शीट बनाने हैं वेक्टर्स, नेगेटिव की टुवर्ड्स द शीट बनाने हैं वेक्टर्स, और थिक शीट के केस के डबल लेयर के केस के रिजल्ट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये सब कुछ हम क्यूब के अंदर लिख रहे हैं, इसलिए एप्सिलॉन नॉट आ रहा है नीचे, गॉस लॉ सब हम फ्री स्पेस में लिख रहे हैं। चलिए, तो ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी, इस पे बेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप पहले आप करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन करेंगे शेल, द फेनिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और पहले इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट जो एग्जांपल है वो ये है हमारे पास। वी हैव गिवन टू पैरेलल शीट्स विद सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा एज शोन। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1, P2 एंड P3। तीन पॉइंट्स इवन है, मैं अभी बताता हूँ वो पॉइंट्स कहाँ पर हैं। सो दो पैरेलल शीट्स हैं। अब इंफ्रारेड ऊपर नहीं लिखा हुआ, बट अगर डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ तो ये इंफ्रारेड ही मान के चलते हैं। इस तरह के दो पैरेलल शीट्स पड़ी है हमारे पास। इस पे पॉजिटिव चार्ज है एक शीट पे, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास प्लस सिग्मा हो गई है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हो गई है। दो पैरेलल शीट्स हैं। पॉइंट्स कहाँ हैं? पीपल पॉइंट यहाँ है दोनों शीट्स के लेफ्ट पे, पी पॉइंट यहाँ है दोनों शीट के इन बिटवीन, और P3 पॉइंट यहाँ है दोनों शीट्स के राइट पे। तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है हमें। तो सबसे पहले हम P1 पॉइंट ही करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, थिन शीट्स हैं, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ थिक शीट वगैरह, तो थिन ही बन के चलते हैं वाइट बोर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, हमें सिर्फ डायरेक्शंस का ध्यान देना है। सो पहली शीट ये है हमारे पास, इसको हम बोल लेते हैं शीट 1, इसको बोलते हैं शीट 2। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पे, देखो ये पॉजिटिव है ना, तो इधर ये ध्यान रखना डायरेक्शन। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन गई, और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द शीट बनती है, वो इधर बने। अब दोनों का जो रिजल्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारे पास ड्यू टू शीट 1 विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विद आई कैप नेगेटिव साइन, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। E1 इज माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, अवे फ्रॉम द शीट। सिर्फ इसको देखना उस टाइप पे, सुपरफिशियल प्रिंसिपल। दूसरी की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट सेम पॉइंट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। टोटल फील्ड व्हेन वी ऐड E net is 0।
तो इस P1 पॉइंट पर ई नेट 0 आ जाए क्योंकि दोनों वेक्टर प्रॉपर है और कैंसिल हो जाएंगे एट P1। सेम इसके साथ होगा। P3 पॉइंट को ध्यान से देखो। P3 में पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव की हमेशा इधर की तरफ, अवे फ्रॉम द शीट, नेगेटिव ही टुवर्ड्स द शीट। दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, चाहे डिस्टेंस डिफरेंट है। P3 पॉइंट इससे दूर है, इसके पास है, बट ये यूनिफॉर्म फील्ड है इसलिए कैंसिल हो रहे हैं। सो फॉर P3 ऑल्सो, अगर पहली शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो वो इधर बन रही है, उसको फिर ऐसे लिख रहे हैं टू सेलन आई क्या। दूसरी की लिखूंगा तो उसको ऐसे लिखना है माइनस टू एप्सिलॉन नॉट आई, उधर की तरफ बनेगी। दोनों को ऐड करना है, ई नेट एट P3, दोनों को ऐड करके आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे P2 पॉइंट की। P2 को ध्यान से देखो तो वो दोनों शीट के बीच में है। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, नेगेटिव की भी उधर ही बनेगी क्योंकि टुवर्ड्स द शीट है या वे फ्रॉम। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स होंगे उन सब की ये जितनी भी दोनों की फील्ड्स है आपस में ऐड हो जाएगी। तो उस केस में हम ऐसे लिखेंगे और P2 ध्यान से देखो। P2 के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में पहली शीट की लिख रहा हूँ, मतलब फॉर फर्स्ट शीट। अब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक्स एक्सिस की तरफ की तो उसे साइलन नॉट आई कैप आ जाएगा। और तो दूसरी की इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इधर ही बनेगी मेरे पास, टू टुवर्ड्स द शीट। सिर्फ इसको देखना है नेगेटिव शीट को और पॉइंट को देखना है, तो टुवर्ड्स द शीट बनेगी। तो उसको हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे एक बार। दोनों को ऐड करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई का, ये हमारा आंसर है। सो इस केस में ध्यान देंगे, इस केस में शीट के साइडों पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है विच इज कांस्टेंट। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनानी पड़े तो वो ऐसे बनाई जाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे शो करी जाती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनाई जाती है और यूनिफॉर्म से स्पेसिंग बराबर रखनी है। ये पॉजिटिव शीट है, ये नेगेटिव शीट है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सी एप्सिलॉन नॉट, ये लड़ दिया होता है। तो ये एक न्यूमेरिकल था। फिर ये इसको कॉपी, डायरेक्शनों का ध्यान रखना है, बस डायरेक्शन समझ आ गई तो हो जाएगा। एक खुद से ट्राई करना है, मैं आपके लिए बनाते जा रहा हूँ डायग्राम, कॉल करनी है। सो इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, दो शीट्स हैं, दो तो पैरेलल हैं एक दूसरे के ऐसे। अब इसकी भी सरफेस चार्ज ऐसी माइनस सिग्मा है, इसकी भी सरफेस चार्ज ऐसी माइनस सिग्मा है। पॉइंट वैसे ही है P1, P2, P3। सो उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो इस केस में P1 पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट द शीट बनेंगी और ऐड होके आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। P3 पॉइंट पे दो फील्ड्स इस तरफ की और ऐड होके आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ माइनस आई का इधर आ दीजिए, यहाँ पे प्लस आई। और इस केस में पहली शीट की दूसरी की उसकी तरफ बनेगी जो कैंसिल हो जाएगी, तो इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ये रिजल्ट है इसके, इस तरह से कर। रब कर दो इसको, कभी रब कर दूँ। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं पैरेलल शीट्स पे, पैरेलल नहीं शीट्स ऑफ चार्ट पे, आप पर्पेंडिकुलर रखते हैं दोनों शीट्स को। तो नाउ वी हैव दिस सिचुएशन, एग्जांपल 2। इस केस में एक शीट हमारे ऐसी पड़ी है और एक शीट हमारी ऐसी पड़ी है, तो एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही है। पॉजिटिव चार्ज इस शीट पे है, इन्फ्रारेड शीट की एग्जांपल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और हमारा पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है पी पॉइंट, ठीक है। सो अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फिर से पी पॉइंट पर। तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पड़ेगी, उसको हम E1 बोल देंगे, दिस इज शीट नंबर 1। उसका रिजल्ट है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप क्योंकि डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाली है। नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाएगी फिर द शीट और उसका हो जाएगा, इसको E2 बोल दो, E2 वेक्टर।
उसको सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट विद माइनस जे का, क्योंकि ऊपर वाई एक्सिस पे लिखते हैं हम, इधर एक्स एक्सिस इसमें आएगा क्योंकि वाई के ऑपोजिट है, तो माइनस जे। तो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म की जा सकती है विच इज सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट जे का। सो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, दैट कैन बी रिटन इट इज अंडर रूट सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर विच इज अंडर रूट टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, जो कि वेक्टर अगर इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट करके इधर बनेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों प्रॉपर है तो ये एंगल 45 डिग्री का होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बस आपने ये ध्यान देना है कि हमें आई कैप जे कैप उस हिसाब से लेने हैं, पहले वेक्टर ड्रॉ करने हैं, वेक्टर्स के बाद हमें ये कंपोनेंट्स लिखने होते हैं कि डायरेक्शन की तरह। इस तरह की पेंडिकुलर शीट हो सकती हैं। अब इसी केस में अगर हमारा पॉइंट यहाँ आ जाए, मान लो पॉइंट पी यहाँ पर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी पॉजिटिव की, नेगेटिव की इधर बनेगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, रिजल्ट सेम होगा, बस हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो 45 डिग्री पे इधर का बस वेक्टर बनाने सीखी। तो दिस इज ई पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव, दिस इज ई नेगेटिव, दिस इज ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज spherical shell of radius capital R, charge Q and surface charge density sigma। तो इसको हम फाइंड करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। दिस इज थर्ड एप्लीकेशन। ध्यान से नोट कर क्या क्या गिवन है। एक हमारे पास शेल है, शेल होती है जो अंदर से खाली होती है, अंदर उसकी हवा भरी होती है, अंदर कुछ भी नहीं है उसके। इस शेल की रेडियस आर है, इसको टोटल चार्ज किया हुआ है और वो चार्ज उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि शेल के किसी भी पोर्शन पे चार्ज कम या ज़्यादा नहीं है, हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सेम सिचुएशन एक मेटालिक स्फीयर की भी है, तो इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्मली चार्ज मेटालिक स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटालिक। अब मेटालिक जब बोल दिया तो ज़रूरी शेल होगा, सॉलिड भी हो सकता है, बट मेटालिक है इसलिए सारा चार्ज सरफेस पे ही होगा। मेटल के अंदर चार्ज नहीं रिजाइड करता, जितना भी चार्ज हम देते हैं वो रिपेल करके मैक्सिमम सरफेस पे चला जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकता। तो ये दोनों ही सेम डेरिवेशंस हैं, सेम रिजल्ट्स हैं। चाहे शेल बोलना चाहे, शेल तो मतलब ऐसी खाली है अंदर से, उसके अंदर तो मटेरियल भी नहीं है, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है उस तरह की होती है शेल। और जो मेटेलिक सफियर है वो प्रॉपर सॉलिड बॉल है, लेकिन जब वो उसको चार्ज देंगे, चार्ज उसके अंदर कहीं भी रिजाइड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आएगा। तो इसके तीन केसेस है। एक केस है एट पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट इनसाइड द शेल, दूसरा आउटसाइड और तीसरा ऑन द शेल। तो तीन केसेस में हमें करना है इसको, तो ये साथ में तीन डिफरेंट केसेस है। सो जब आपको एज ए डेरिवेशन आएगा आपने तीनों ही केस तक न्यूमेरिकल में पूछेंगे तो जो भी गिवन होगा वो पॉइंट यूज कर। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द शेल। हम पहला केस कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन पॉइंट यहाँ पर है पी, जो कि शेल के अंदर लाई करता है। सो हमारा केस वन इनसाइड द शेल क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो अब की चार्ज सफेरिकल है तो गॉसियन सरफेस की जो फॉर्म होगी वो भी सफेरिकल ही होगी, इस तरह का गॉसियन सरफेस। इट शुड पास थ्रू द ऑप्शन पॉइंट। तो अगर हमारा पॉइंट पी अंदर है तो हमारा सरफेस भी उतना ही बनेगा जो उसके अंदर अंदर रहेगा और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास कर।
ये सबसे पहली कंडीशन होती है गॉसियन सरफेस की। पॉइंट P1 का डिस्टेंस हम मान लेना है सेंटर से स्मॉल, मतलब जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है व्हिच इज लेस देन कैपिटल। सो आई एम राइटिंग हियर ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस taking O as center of रेडियस उसकी हमने मानी है स्मॉल r which is less than capital R passing through P, passing through P1, इनसाइड वाला पॉइंट P1 है। तो सबसे पहला काम हमारा गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना होता है बाय गॉस लॉ। फिर हम क्या करते हैं, गॉस लॉ लिखते हैं, पर उससे पहले लिखते हैं लेट ds वेक्टर ई स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ऑन गॉसियन सरफेस एज शोन या अराउंड P1। तो यहाँ पर हमें DS1 वेक्टर बनना है, छोटा सा सरफेस एरिया या DS बोल रहा हूँ उसको, तो ये ऐसे बाहर की तरफ बनेगा DS वेक्टर। अब हम लिखेंगे गॉस लॉ बाय गॉसेस लॉ। क्या बोलता है गॉस लॉ? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इज क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब इस केस में ई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, आती है अंदर से बिल्कुल। वैसे भी अगर देखा जाए तो इसके अंदर चार्ज कितना है, इस सफियर के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज के बाहर है। तो राइट हैंड साइड पे यहाँ जीरो आ जाएगा बिकॉज enclosed चार्ज इज जीरो, नो चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो ये इंटीग्रेशन जीरो के बराबर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर जीरो है। सो इनसाइड द शेल सीधा रिजल्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, चाहे मेटेलिक से भी हो तब भी, क्योंकि चार्ज इस सरफेस के अंदर है ही नहीं। इट इज नो चार्ज इनक्लोज्ड एट दिस सरफेस। जब आप बाहर लेंगे पॉइंट, यहाँ गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तब सारा का सारा चार्ज उसके अंदर रहेगा, तब आएगा चार्ज इनक्लोज्ड। तो दैट इज सेकंड केस। तो फिर फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ लाएगा P2। फिर से हमने क्या करना है, यहाँ से स्केलर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। तो फिर से हमने ऐसे बनाया, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एरिया लेना है जिसका नाम फिर से लिखूंगा DS वेक्टर। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और कुछ लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो ये ई वेक्टर आएगा यहाँ। सारा ऐसे ही करना है, यहाँ तक कुछ चीज इतनी आएगी। फिर अब हमें क्या करना है, जब E.ds लिखोगे तो सबसे पहले एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। पहली चीज, चार्ज इनक्लोज में टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा, क्योंकि जितना भी चार्ज है सारा का सारा शेल का चार्ज इस पूरे रेड कलर का जो गॉसियन सरफेस उसके अंदर है, बाहर नहीं है कुछ भी ना, सारा चार्ज उसके अंदर है। सीधा क्यू आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। वो सेकंड केस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ केस 2, आउटसाइड द शेल। तो ये बिल्कुल एज इट इज आपको लाइन्स लिखनी है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। सिर्फ यहाँ आर एस देन कैपिटल आर की बजाय आर ग्रेटर देन कैपिटल आर आएगा, बाकी सब सही आएगा। पॉइंट P2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं गॉस लॉ लिखूंगा EDS की इनक्लोज की जगह टोटल चार्ज क्यू आएगा, यहाँ पे एंगल खुलेगा EDS cos 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे क्योंकि सारा का सारा चार्ज उसके अंदर है। अच्छा, ई बाहर आ गया, DS अंदर रहेगा इंटीग्रेशन की, DS यहाँ पे वेरिएबल है। DS कितना है, 4πr²। DS की इंटीग्रेशन है सरफेस एरिया, इसका गॉसियन सरफेस का। DS इसके ऊपर बनाया गया, बोलो गॉसियन सरफेस के ऊपर, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो जब आप इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे सफियर का, दैट विल बी 4πr²। इंटीग्रेशन ऑफ DS विल बी 4π r², क्योंकि हम गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, DS उसका छोटा सा पार्ट, ठीक है।
टीएस शेल के ऊपर नहीं बना हुआ, टीएस रेड कलर के गोश्त सरफेस पे बना हुआ है। यहाँ छोटा आ रहेगा, ध्यान देना। और रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगी। तो दिस इज फॉर आउटसाइड द शेल। दोनों केस कॉपी पे लिखो, फिर हम सरफेस वाला केस डिस्कस करेंगे। ये रिजल्ट्स ही काम आने हैं हमारे, इसके ऊपर बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सीबीएसई में वो क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा केस है कि हमारा ऑप्टिकल पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहा है। केस 3, इफ पॉइंट P lies on surface of shell। तो उस केस में डायरेक्टली हमें क्या करना है, स्मॉल आर है ना यहाँ पे, जो हमारा पॉइंट का ही तो डिस्टेंस है। अब ये पॉइंट सरफेस पे आ गया, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे सरफेस पे, इतना सही करना। तो सरफेस के केस और आर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। और सीधा रिजल्ट लिख लेके सरफेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। उसमें स्मॉल आर स्क्वायर रहेगा, इसमें कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये एक कांस्टेंट नंबर है, इट इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन रूट चेंज हो रही है हर जगह पे, बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। हाँ जी, तो ये रिजल्ट हमारा सरफेस पे आ गया। अब हम इन रिजल्ट्स को इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्जेस की सिग्मा लिखेंगे, तीनों रिजल्ट्स को। पहला तो हमारा जीरो ही है, तो लेट अस राइट एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल in terms of sigma. Sigma is surface charge density. So sigma is charge divided by surface area. ये शेल का सरफेस एरिया। हमारे शेल की रेडियस है कैपिटल आर, इसको चार्ज दिया हुआ क्यू, तो सारा चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कहीं पर भी अगर हम सिग्मा लिखेंगे तो वो इतना आएगा क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्यू निकाल लेते हैं तो वो आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चलो, तो हमारा जो पहला रिजल्ट है इनसाइड वाला वो तो ज़ीरो ही रहेगा। दूसरा रिजल्ट हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड वाला, वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें क्यू को ये पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और नीचे स्मॉल आर स्क्वायर रहेगा एज इट इज़। तो क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। अगर आपको डेरिवेशन में सरफेस चार्ज ऐसी सिग्मा गिवन होगी तो आपने ऐसे रिजल्ट पर प्रेस करके आना। और थर्ड हमारा केस है सरफेस वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। तो सरफेस वाला ये रिजल्ट है हमारे पास, वहाँ क्यू को पुट करना आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू की जगह मैंने पुट कर दिया, और नीचे कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस केस में आर स्क्वायर भी कट जाएगा और हमारा रिजल्ट आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। जैसे हमारा शीट का रिजल्ट था डबल शीट वाला, सेम वैसे ही। अब इनकी डायरेक्शंस भी यहाँ पे लिख ली है। तो इस केस में हमारी डायरेक्शन आर कैप, यहाँ पर भी आर कैप आ जाएगा रिजल्ट में। आर कैप मतलब रेडियली आउटवर्ड। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हुई, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ होती, बट पॉजिटिव। इस केस में भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर, यहाँ हर जगह लिखेंगे। जब आप लास्ट में वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो इस तरह से आपको बता। तो लिख लीजिए ये रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सारे रिजल्ट्स हाईलाइट भी कर लीजिए। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे।
कॉपी पे नोट डाउन करिए इनको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। फिर इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं शेल की। Okay, now we will plot a graph to show variation of electric field with distance from center। ठीक है, ये भी ग्राफ डायरेक्टली प्लॉट करने के लिए पूछा जाता है कई बार। सो वेरिएशन ऑफ ई वेक्टर ड्यू टू शेल with distance r with distance r from center। कई बार ये ग्राफ ऑब्जेक्टिव टाइप में बना बनाया आ जाएगा 4 ऑप्शंस के साथ, आपको सही वाला आइडेंटिफाई करना। तो सिंपल है ये बिल्कुल। ये सेल का सेंटर है, ये सेल का सेंटर है, और यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। और इधर हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। सो जब तक ये स्मॉल आर कैपिटल आर तक होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है सेल, उतने डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हमने देख लिया अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उतने डिस्टेंस के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा, जीरो, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जैसे ही सरफेस पे हम पहुंचे, अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड जंप करेगी। तो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, ऐसे बढ़, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जस्ट ऐसे डॉटेड लाइन लगाई है। कुछ वैल्यू आ जाएगी अचानक से, और वो वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, या इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पूरे स्फीयर के सरफेस पे। डायरेक्शन चेंज होती है, बट मैग्नीट्यूड इतना ही है। हर जगह कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है, रेडियस भी कांस्टेंट है शेल की, चार्ज भी कांस्टेंट है जो हमने उसको दिया हुआ है। तो ये कांस्टेंट फील्ड है, फिक्स वैल्यू है। उसके बाद जैसे जैसे फिर हम इस पॉइंट से सरफेस से और दूर जा रहे हैं, आर को बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन में नीचे स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और इस फॉर्मूले में भी स्मॉल आर स्क्वायर। तो उसके बाद वेरिएशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर जो है वो वेरी कर रहा है, जैसे स्मॉल आर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिक्रीज हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये ग्राफ है इसका, इसको बना के आना एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर डेरिवेशन आएगी उसके साथ बना के आना, और अगर पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप फिर तो आप सही वाला आइडेंटिफाई करोगे। चलो लिख लो, इसको बना लो ग्राफ। ये रिजल्ट सारे आपको याद रखने हैं जो अभी हम फाइंड कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके बाद रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास इस तरह की मेटेलिक शेल है जिसकी दो रेडियाई हैं। एक इसका इनर सरफेस है जिसकी रेडियस R1 है, एक इसका आउटर सरफेस है जिसकी रेडियस R2 है, और ये सब मेटल है। ये जितना रीजन है ये मेटल है, बाकी सारा खाली है। यहाँ हवा है, यहाँ भी हवा है। ये हमारी सिचुएशन है। सो इस सिचुएशन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम बनती है। ये सेंटर है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे मान लो उसने बोला कि प्लस क्यू चार्ज हमने दे दिया, प्लस क्यू चार्ज हमने सेंटर पे रखा मेटेलिक शेल के। सो जब आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा, उसकी वजह से इंडक्शन होगी, और यहाँ पर जो इनर सरफेस है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। सबसे पहला काम यही कर, जब भी प्लस क्यू ऐसे रखा होगा सेंटर पे, तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस होगा, और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो बेसिकली एक ही चार्ज था सेंटर पे गिवन, बट इंडक्शन होने के कारण बाहर वाले सरफेस पे भी चार्ज आ गया है विच इज प्लस क्यू, और इनर सरफेस पे भी चार्ज आ गया है विच इज माइनस क्यू। ये इंडक्शन है। सबसे पहला काम ये होगा, ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 क्यू चार्ज रखता तो यहाँ -2 क्यू आता, यहाँ +2 क्यू आता।
वो भी आपको पता है। इसके बाद उसने बोला, अब देखो एग्जांपल से चेंजेस होते रहते हैं। उसने बोला मैंने बाहर से, एक तो यहाँ रखा सेंटर पे, एक बाहर से कैपिटल क्यू चार्ज और दिया इस शेल को। अब वो कहाँ जाएगा? जो बाहर से देते हैं शेल को। तो जो बाहर से चार्ज दिया वो इसके अंदर नहीं जा सकता। उसने मैक्सिमम इसके सरफेस तक जाना है, मेटेलिक है, सारा चार्ज रिपेल होता है बाहर की डायरेक्शन में, एक दूसरे को रिपेल करेंगे चार्जेस। तो वो भी जो पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज है, वो भी इसके ऊपर मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सरफेस पे ही आ जाएगा। किसी-किसी प्रॉब्लम में ऐसे दिया होगा, किसी-किसी प्रॉब्लम में नहीं भी दिया हो सकता, सेंटर पे एक ही दिया होगा। तो मैं बता रहा हूँ जो चार्ज बाहर से देते हैं वो कहाँ जाता है? आउटर सरफेस पे। जो चार्ज यहाँ सेंटर पे रखते हैं खाली जगह पे, उसकी वजह से यहाँ भी इंड्यूस होता है और बाहर भी इंड्यूस होता है। तो ये प्रोसेस आपने समझ लेनी है ध्यान से। तो जो बाहर से क्यू चार्ज दिया है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सरफेस पे अब स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल R। अब डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो मैं आपको पूछ रहा हूँ बारी-बारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमें फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पहले फ्लक्स का क्वेश्चन है। कहाँ-कहाँ से फ्लक्स निकालना है, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें यहाँ से एक स्फीयर उसने बोला, एक ना गॉसियन सरफेस ने क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है कि यहाँ एक गॉसियन सरफेस S1 ड्रॉ करा हमने, एज़ शोन। तो S1 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा। ध्यान से सुनो सारी वर्डिंग को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। सो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो भी हमने ड्राइव करा वो होता है, वो बाद में यूज करेंगे हम। सो फ्लक्स निकालना अगर S1 से फाई थ्रू S1, तो वो क्या आएगा? सिंपली कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आंसर। तो ये पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा, एक सरफेस और बनाया है सर यहाँ पे ब्लैक कलर में, वो यहाँ बनाया, मेटेलिक पार्ट के अंदर बनाया, गॉसियन सरफेस। दूसरा गॉसियन सरफेस है जो है S2, इसमें से भी टोटल फ्लक्स निकालो, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखना, अब ये S2 के अंदर-अंदर कितना टोटल चार्ज है। तो S2 के अंदर-अंदर माइनस Q चार्ज भी है और प्लस Q चार्ज भी है। टोटल चार्ज 0 है। S2 के अंदर देखो, ये ब्लैक बाउंड्री के अंदर वाले चार्जेस सारे काउंट करो, तो प्लस Q भी है और माइनस Q भी है, दोनों उसके अंदर है। तो उस केस में अगर मुझे फ्लक्स थ्रू S2 लिखना है दूसरे सरफेस से, तो वो दोनों चार्जेस को ऐड करना है, प्लस Q माइनस Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर विल बी 0। देयर इज नो एनी चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर, बिकॉज जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो गए। तो इसलिए इस S2 सरफेस में से, ध्यान से देखो ये बाउंड्री, S2 सरफेस में से टोटल फ्लक्स 0 है। तीसरा क्वेश्चन, एक और बनाया था बाहर, ये वाला S3 क्वेश्चन सरफेस। सो इस S3 गॉसियन सरफेस में से भी फ्लक्स निकालो, इसके अंदर टोटल चार्ज देखना पड़ेगा, फिर हमें इनक्लोज कितना है। तो फाई थ्रो S3 विल बी स्मॉल q प्लस q, ये भी इसके अंदर ही आ रहा है क्योंकि ये सरफेस पे है। बाहर वाले सरफेस पे कितना है? स्मॉल q प्लस कैपिटल Q। तो q प्लस q, और इसके अंदर ये माइनस q भी है, वो भी लिख दो, वैसे तो वो कट ही जाने हैं, ये भी लिख, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कट गए, आंसर आ गया q प्लस कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन। तो ये फ्लक्स के आंसर्स है सारे। फ्लक्स के आंसर में कभी भी डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे आर और नहीं आएगा। याद रखने का तरीका है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हो तब डिस्टेंसेस भी इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी। तो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो भी करके दिखा रहा हूँ। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखनी है। तो हमें ये रेडियाई गिवन है, ये वाली रेडियस गिवन है, ये रेडियस गिवन है, और अगर आपको किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फोर्थ पार्ट है, पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 which is at distance r। जो r है वो कैसे गिवन है, देखो ध्यान से समझना, ये r1 से बड़ा है, r2 से छोटा, ऐसे बोल दिया। अब पहले इस डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कितना होगा। उसने एक रेंज दे दी कि जो स्मॉल r है वो इस r1 से बड़ा है, r2 से छोटा है। मतलब इस रीजन में आएगा, ये ब्लू वाले रीजन के अंदर, कहीं पर भी हो सकता है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीधा-सीधा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी लिख रही है गॉस लॉ लगाना है, जैसे हम लगाते आ रहे हैं। ये फॉर्मूला लिखना है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तब ऐसे लिख दें, वहां भी मैं फ्लक्स ही लिख रहा था, ये भी गॉस लॉ ही है, बट वहां फ्लक्स पूछा था तो मैंने इन टर्म्स ऑफ फाई लिख दिया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
अब जो ds है स्फेरिकल शेल वाले केस में ds वेक्टर और e वेक्टर हमेशा एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल आएंगे। पैरेलल वाला ही एग्जांपल है हमारे पास। तो हमने ds कहाँ मानना होता है, हम गॉसियन सरफेस पे यहाँ मान लेते होते हैं ds। नहीं भी मानोगे चलेगा, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सारा ड्राइव नहीं करना है, आंसर बताना है। तो इसमें क्या करना है हमें, देखो यह आ जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि मैंने बोला या पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल, यहाँ पैरेलल है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन इसके अंदर जहाँ मैंने ये पॉइंट माना है P1, उसके अंदर ये जो गॉसियन सरफेस है, टोटल चार्ज तो 0 है, ये दोनों चार्ज के अंदर है, तो -q + q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, आंसर इज 0। तो उस पॉइंट पे P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। वैसे भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि मेटल के अंदर जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, उतना वहाँ अंदर पॉजिटिव भी पड़ा हुआ है। इस सिचुएशन में हर सिचुएशन में 0 होगी। वो मैं बता दूंगा कि वैसे भी अगर मेटल का स्फीयर हो ना, मान लो ये मेटल का स्फीयर है, कल बताया था, जितना भी चार्ज देंगे सरफेस पे ही चला जाएगा। तो अंदर जब भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसके अंदर तो चार्ज होना ही नहीं है। चार्ज इनक्लोज इज ऑलवेज 0 इनसाइड द मेटल। सो ये चीज़ है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इस पॉइंट के लिए, जिसका डिस्टेंस कितना बोला गया है, R1 से बड़ा और R2 से छोटा। मैं शो भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये है, या ठीक है, इस रेंज में आ गया ये है। अब इसी का सेकंड पार्ट हमें पूछ लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पॉइंट यहाँ है कहता, ठीक है, उसके लिए भी सेकंड पार्ट कहाँ फाइंड करनी इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट P2 विच इज एट डिस्टेंस स्मॉल r ग्रेटर देन R2। ऐसे बोल देगा या सीधा बोल देगा आउटसाइड द शेल, वो तो उसकी लैंग्वेज है ना। तो स्मॉल r डिस्टेंस R2 से बड़ा, R2 कितना था यहाँ से लेके यहाँ तक, उससे बड़ा, कहीं पर भी हो सकता है। या ऐसे बोल देगा या बोल देगा आउटसाइड द शेल। सो लैंग्वेज किसी भी तरह की हो सकती है, आपको समझना है कि वो क्या चाहता है, कहाँ पे पॉइंट। सो उस केस में हमारे पास अब R ऐसे बनेगा, ये P2 है, इसको ज्वाइन कर दो, ये हमारा अब R बन गया, R2 से बड़ा है R। फिर यहाँ पे वो जो स्मॉल एलिमेंट एरिया थोड़ा शो कर देना डायग्राम के अंदर डी एच पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी, बस शो ही करना आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो यहाँ पर फिर से क्या लिखना है, गॉस लॉ इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई डॉट डी एस वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे यहाँ करा हुआ है, कुछ भी नहीं है, कॉस 0 ही बनेगा, ई डी एस, और इधर हमारे पास क्यू इनक्लोज्ड। अब फिर से इसके अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज यही है, स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, क्योंकि अंदर वाले नेगेटिव पॉजिटिव तो कैंसिल ही हो जाने हैं। तो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज जाएगा ये वाला, और नीचे एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, ई को बाहर ले आना है, डीएस की इंटीग्रेशन हमारे पास इस बाहर वाले गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होगा, विच इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर, ये स्मॉल आर कैपिटल आर का बड़ा चक्कर है, इसको समझ लो ध्यान से। जितनी एग्जांपल्स करोगे दिमाग में बैठ जाएगा, कहाँ स्मॉल आर आना है, कहाँ कैपिटल आर आना है। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये बनेगा ई बाहर ले आओ, डीएस की इंटीग्रेशन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ऐसे ही। तो आप 4 पाई आर स्क्वायर नीचे ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा बस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि अब शेल पे चार्ज ही क्यू प्लस कैपिटल क्यू है बाय आर स्क्वायर। तो ये आंसर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट आपके करवा दिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट थे फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर इस तरह की कॉन्सेंट्रिक शेल्स के अंदर इस तरह की मोटी शेल है, थिक शेल है, ऐसे भी बोल सकते हैं, उस केस में अगर उसके अंदर कोई चार्ज रखेंगे, पॉइंट चार्ज खाली जगह पे कहीं पर भी रखें, तो अंदर वाले सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रखेंगे यहाँ तो पॉजिटिव, ऑपोजिट आना। फिर जितना यहाँ पे आया उससे ऑपोजिट बाहर वाले सरफेस पे भी जाना। ये इंडक्शन है, पहला ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटल में हमेशा ऐसे होता है, अगर इस तरह की शीट भी होती है मेरे पास, इंडक्शन प्रोसेस हमने पहले भी करी है, ये मेटल शीट है, यहाँ प्लस क्यू रखा तो यहाँ उतना ही मैंने बोला था माइनस क्यू, उतना ही प्लस क्यू इधर, क्योंकि मेटल के अंदर क्या होता है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है, उतनी ही यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है, उतना प्लस क्यू अपोजिट। तो यही जो शीट है इसको ऐसे घुमा दोगे तो शेल बन जाएगी 3D के अंदर, बात तो वही है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट इंडक्शन, जो चार्ज अंदर रखेंगे वहां होगी इंडक्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो चार्ज बाहर से देंगे उसने बोला कि अनदर चार्ज कैपिटल क्यू या 2Q या 3Q इज गिवन टू शेल। गिवन टू शेल का मतलब है वो चार्ज सरफेस पे जाएगा, आउटर सरफेस पे,
वो अंदर नहीं जा सकता। तो जो कैपिटल क्यू मैंने बाहर से दिया वो सारा सरफेस पे ही आएगा। इस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आपको पूछा जाएगा, इस तरह के स्फीयर्स सरफेसेस उसने बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो ऐसे बोल देगा कि इतने डिस्टेंस पे एक सरफेस अज्यूम करो, क्लोज सरफेस, वहाँ से बताओ कितना फ्लक्स है। तो फ्लक्स के लिए चार्ज इनक्लोज चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेम वही चीज़ चाहिए, बट ई डॉट डी एस की फॉर्म में लिखनी है और वहाँ से ई लिखा। जब भी डी एस की इंटीग्रेशन करनी है तो गॉसियन सरफेस की इंटीग्रेशन करनी है। शेल की रेडियस नहीं आएगी इसमें। शेल की रेडियस सिर्फ तभी आएगी जब आप सरफेस की पे चले जाओगे। ठीक है, सरफेस पे चले जाओगे तो शेल की रेडियस आएगी। मेरी बात समझ रहे? चलो, तो अब ये हमारा आउटसाइड वाला रिजल्ट आ गया। अब सेम केस में अगर बोल दे कि एक और पॉइंट है, P2 के बाद एक और पॉइंट है P3 जो इसके सरफेस पे ही है, तो अब आपने यहाँ पे स्मॉल r को R2 पुट कर देना, बस। तो वो आंसर आ जाएगा उसके सरफेस पे। इस शेल के सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो जो हमारा ये स्मॉल r था, ये बड़ा वाला, जिसका ये आंसर आया है, उस रिजल्ट में स्मॉल r को आप यहाँ से लेके यहाँ तक R2 वो पुट कर देंगे, R2 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा सरफेस। चलिए इसको नोट डाउन करिए कॉपी पे।